नमस्कार दोस्तों जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अभी हाल ही में खुदाई चल रही थी और खुदाई के दौरान प्राचीन शिवलिंग और इसके साथ वहां पर काफ़ी ज़्यादा मूर्तियां मिली हैं। ये मूर्तियां खास तौर पर जम्मू कश्मीर के इतिहास में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती हैं और वहां के जो जम्मू कश्मीर के आसपास के जो पंडित थे उनके द्वारा भी इसे काफ़ी ज़्यादा श्रद्धापूर्ण जगह बताया गया है कि यहाँ पर काफ़ी समय से लोग जो है अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आया जाया करते थे। और जिस जगह पर ये मूर्तियां मिली हैं इन मूर्तियों को खासतौर पर करकूट राजवंश से जोड़ करके देखा जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पर किसके द्वारा खुदाई चल रही थी और कितनी संख्या में मूर्ति मिली हैं, ये किस किस राजवंश से संबंधित है, इसके बारे में समझ लेते हैं। और इन मूर्तियों का कब क्या होने वाला है, क्या इसे वहीं पर रखा जाएगा या फिर इसे जम्मू कश्मीर के म्यूजियम में लाया जाएगा, इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब यहां पर खबर की बात कर लेते हैं। तो खबर है एंशिएंट हिंदू आइडल्स रिकवर्ड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन एट अ स्प्रिंग इन जम्मू एंड कश्मीर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, यानी जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये जो खुदाई का कार्य चल रहा था उस दौरान प्राचीन हिंदू आइडल्स जो है यहाँ से रिकवर किए गए हैं। और ये जो खुदाई है वो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी के द्वारा यहाँ पर कराई जा रही थी और उस दौरान लेबर के द्वारा ये सब जो आइडल्स हैं वो रिकवर किए गए हैं। चलिए खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक क्षेत्र है एस मुकम, यहाँ का एक गांव है शालिया। इस गांव में एक पुराना झरना करकूट नाग नाम का एक झरना था, उसका पुनरुद्धार कराया जा रहा था और ये झरना है वो करीबन 16 किलोमीटर दूर था जिला मुख्यालय से। और इस झरने का खुदाई का कार्य था वो पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा कराया जा रहा था और खुदाई के दौरान मजदूरों को मिट्टी के नीचे यहाँ पर पुरानी शिवलिंग की मूर्तियाँ और काफ़ी मूर्तियाँ मिली थी और शिवलिंग भी मिले हैं। और यहाँ पर कोई एक दो मूर्ति नहीं मिली है बल्कि 15 मूर्तियाँ मिली हैं। इनमें से 11 स्पष्ट रूप से शिवलिंग के रूप में पहचानी गई है। यानी यहाँ पर जब पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों के द्वारा खुदाई की जा रही थी तो एक दो मूर्तियां नहीं 15 मूर्तियां मिली हैं और इन 15 मूर्तियों में से 11 मूर्तियां स्पष्ट रूप से शिवलिंग के रूप में जो है चिन्हित की गई हैं। अब ये मूर्तियां कैसी थी? तो ये सभी मूर्तियां हैं वो पूरी तरीके से पत्थर से बनी हुई हैं और पूरे आकार में सही सलामत है, यानी कोई टूटी फूटी नहीं है। और एक ऐसी मूर्ति भी है जो कई देवी देवताओं की आकृति उकेरी हुई है। यानी अब जो मूर्तियाँ मिली हैं वो मूर्तियाँ सलामत हैं, पूरी तरीके से सही हैं। और इस पर एक जगह पर एक मूर्ति और भी मिली है जिसमें कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियां जो है यहाँ पर एक ही मूर्ति में उकेरी गई हैं। और अनुमान लगाया जा रहा है कि कभी वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर रहा होगा जो अब तक जो है नष्ट हो चुका है। और ये भी हो सकता है कि मूर्तियाँ जानबूझकर वहाँ पर छिपा कर रखी गई हों जिससे किसी आक्रमण या हमले के समय उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। यानी यहाँ पर मूर्तियाँ पूरी तरीके से सलामत मिली हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों और इसके साथ जम्मू कश्मीर के ब्राह्मण और यहाँ पर पुरातत्व विभाग के जो कर्मचारी आए थे उनके द्वारा कि हो सकता है यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर हो जहाँ पर ये मूर्तियाँ रखी जाती हों। और इसके साथ ऐसा भी हो सकता है कि इन मूर्तियों को यहाँ पर छिपा करके रखा गया हो, खासतौर पर किसी आक्रमण के दौरान कि इन्हें कोई खंडित ना कर सके। अब इस जगह का ऐतिहासिक महत्व क्या है इसकी बात कर लेते हैं। तो स्थानीय लोगों खासकर जो कश्मीरी समुदाय के पंडित हैं उनका मानना है कि ये जो स्थान है वो करकूट राजवंश से जुड़ा हुआ है और करकूट राजवंश सन 625 से लेकर 855 ईस्वी तक कश्मीर पर इसके द्वारा शासन किया था। और यानी ये मूर्तियां हैं वो 1300 से लेकर के 1400 साल पुरानी है और बात वहाँ की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान को और ज़्यादा मजबूत कर देती है। यानी जो कश्मीरी पंडित हैं वहाँ के समुदाय हैं उनके द्वारा बताया गया है कि ये जो मूर्तियाँ हैं वो करकूट राजवंश से जुड़ी हुई हैं और यानी वो स्थान है वो भी करकूट राजवंश से ही जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर कश्मीरी जो पंडित हैं उनका ऐतिहासिक और जो धार्मिक पहचान है इस जगह की और उन मूर्तियों की काफ़ी ज़्यादा जो मजबूत हो जाती है कि ये जो मूर्तियाँ हैं वो कहीं ना कहीं वहीं के जो राजवंश हैं उससे रिलेट करती हैं। अब इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? तो एक स्थानीय पंडित ने समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि उन्होंने बचपन से ये झरना एक पवित्र स्थान के रूप में देखा है। उन्होंने कहा कि शायद कभी यहाँ पर मंदिर रहा होगा और अब जब यहाँ पर मूर्तियाँ मिली हैं तो यह साबित होता है कि यह जगह एक धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण रही है। यानी एक कश्मीरी पंडित के द्वारा बताया गया कि वो जब छोटा था तब से इस जगह को देख रहा है और ये जगह एक पवित्र स्थान के रूप में पूजी जाती है। और यहाँ पर मूर्तियाँ मिली हैं तो इससे ये बात तो स्पष्ट है कि ये जगह यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एक मंदिर रहा होगा और इसी वजह से ये साबित हो जाता है
कि ये धार्मिक रूप से काफ़ी ज़्यादा ये जगह जो है महत्वपूर्ण रही है। अब इसको लेकर के लोगों के द्वारा एक मांग भी रखी गई है, यानी यहाँ पर जो शिवलिंग है और जो मूर्तियाँ हैं उन्हें पुनः दोबारा से सम्मानपूर्वक वहाँ पर स्थापित किया जाए और एक मंदिर बनवाया जाए, ताकि यहाँ पर एक नया तीर्थ स्थल के रूप में ये जगह है वो विकसित हो सके और सरकार को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित करना चाहिए। यानी लोगों का कहना है कि इन शिवलिंगों को और मूर्तियों को सम्मानपूर्वक जिस जगह से निकाला गया है वहीं पर एक मंदिर बना करके रख देना चाहिए, और ताकि यहाँ पर ये जगह एक धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित हो सके और सरकार को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। सरकार और पुरातत्व विभाग ने इस पर क्या कहा है, तो जब यहाँ पर मूर्तियाँ मिली हैं तो जम्मू कश्मीर के सरकार और इसके साथ पुरातत्व और संग्रहालय विभाग की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और उसके द्वारा सभी मूर्तियों को अपनी निगरानी में ले लिया है और अब ये मूर्तियाँ हैं वो श्रीनगर के SPS जो म्यूजियम है वहाँ पर भेजी जा रही हैं। वहाँ पर इतिहासकार और विशेषज्ञ उनकी तारीख तय करेंगे कि यह आखिरकार कितने टाइम पुरानी है और यह भी देखा जाएगा कि किस समय की है और किस सामग्री से बनी हुई है। उनका संरक्षण यानी कंजर्वेशन कैसे किया जाए यह भी वहीं पर जो है तय होगा। यानी जैसे ही यहाँ पर मूर्तियाँ मिली तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर के पुरातत्व विभाग और संग्रहालय की टीम पहुँची, उनके द्वारा इन मूर्तियों को पूरी तरीके से निगरानी में ले लिया गया है और अब इन मूर्तियों को जम्मू कश्मीर का जो SPS म्यूजियम है वहाँ पर भेजा जाएगा, ताकि इतिहासकार और जो विशेषज्ञ हैं वो इसकी एज डिसाइड कर सकें कि ये कितने टाइम पुरानी है और इसके साथ ये चीज़ देख सकें कि आखिरकार ये जो मूर्तियाँ हैं वो किस चीज़ की बनी हुई हैं और इनका संरक्षण किस तरीके से होगा, ये सब वो अब तय करेंगे। अभी आगे क्या होगा, तो अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि वहाँ पर मंदिर बनेगा या पर्यटन स्थल के रूप में उसे विकसित किया जाएगा। यानी लोगों के द्वारा तो मांग की गई है कि उस जगह को एक मंदिर और इसके साथ धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक ऑफिशियली कोई घोषणा नहीं की है कि वहाँ पर एक मंदिर बनेगा या इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। लेकिन ये जो मूर्तियाँ मिली हैं उनके मिलने की खबर के बाद पुरातत्व विभाग की ओर से परीक्षण और संरक्षण का काम है वो शुरू हो चुका है वहाँ पर, और स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यह खोज सरकार का ध्यान इस तरफ खींचेगी कि इस ऐतिहासिक स्थल को धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में दोबारा से विकसित किया जाएगा। यानी लोगों का पूरी तरीके से यह उम्मीद बनाए बैठे हैं लोग कि उस जगह को सरकार एक धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा जैसे मूर्तियाँ मिली तो उनका संरक्षण तो शुरू कर दिया है, लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है कि वहाँ पर मंदिर बनेगा या कोई पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। लेकिन लोग खास तौर पर इसको लेकर के उम्मीद बना करके बैठ चुके हैं। अब ये जो जगह है वो कर्कूट राजवंश से जोड़ी जा रही है, तो चलिए समझ लेते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो कर्कूट राजवंश है वो क्या है और किस तरीके से स्थापित हुआ और इसके राजा कौन कौन से हैं। तो जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण राजवंश था जिसने सन 625 से लेकर के 825 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया था। इसे कश्मीरी पंडितों और पुरातत्वविदों द्वारा कश्मीर का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। यानी कर्कूट राजवंश एक कश्मीर का एक बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित राजवंश था जिसने 625 से 855 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया था। कर्कूट राजवंश की स्थापना दुर्लभवर्धन ने लगभग 625 ईस्वी में की थी और यह वंश नागवंश से संबंध रखता है और यह करकोट नाग के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो वंश है वो नागवंश से संबंध रखता है, इसीलिए इसका नाम करकोटक नाग के नाम से लिया गया है। यानी इसी वजह से इसे करकूट वंश कहा जाता है और इसका पूरा जो रिलेशन है, संबंध है वो नागवंश से है और जो करकोट नामक नाग है उससे इसका जो नाम लिया गया है। अब इस राजवंश के जो प्रतिष्ठित राजा थे उनकी बात कर लेते हैं। तो दुर्लभवर्धन ये 625 से लेकर के 661 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इनके द्वारा कर्कूट राजवंश का संस्थापक हैं ये, और शासन के दौरान जम्मू कश्मीर में स्थिरता और सांस्कृतिक विकास की इनके द्वारा नींव रखी गई थी। इसके बाद दूसरे ललितादित्य मुक्तिपीड़, इनके द्वारा 724 से लेकर के 760 ईस्वी तक इनके द्वारा शासन किया गया था। ये सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा हुए हैं इस राजवंश के और उनके शासन को कश्मीर का स्वर्ण युग कहा जाता है। ललितादित्य ने भारत के उत्तर और पश्चिमी भागों में सैनिक अभियान चलाए और अपनी शक्ति की स्थापित की। यानी यहाँ पर जो सबसे प्रतिष्ठित राजा हैं वो ललितादित्य मुक्तापीड़ है। इनके द्वारा जो है काफ़ी ज़्यादा विस्तार किया गया है अपने राजवंश का, अपने सैनिक अभियान भी चलाए गए हैं और ये इस राजवंश के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित और शक्तिशाली राजा रहे हैं। और ललितादित्य मुक्तिपाड़ मर्तांड जो सूर्य मंदिर है अनंतनाग में,
वो उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था, जो आज भी एक स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। यानी ललितादित्य के द्वारा जो मार्तंड नामक सूर्य मंदिर है उसे बनवाया गया था, जो जम्मू कश्मीर के इतिहास में आज भी एक स्थापत्य कला का एक बहुत ही ज़्यादा अद्भुत उदाहरण है। जयापीड़ एक और राजा हैं जो 760 से लेकर के 780 ईस्वी तक इनके द्वारा शासन किया गया था। ये ललितादित्य के पुत्र है और एक विद्वान और कवियों का संरक्षण इनके द्वारा किया गया था, और लेकिन शासन में उतना सफल नहीं रहा जितना जो ललितादित्य रहा था। यानी ललितादित्य का ये पुत्र था जयापीड़, और इनके द्वारा विद्वानों का संरक्षण किया गया था, कवियों का संरक्षण किया गया था, लेकिन जितना ललितादित्य जो है शासन में प्रसिद्ध रहे थे उतने ये जो है प्रसिद्ध नहीं रहे। अब इस राजवंश की धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान की बात कर लेते हैं। तो करकूट राजवंश के राजाओं ने हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया है। बहुत से शिव मंदिर, सूर्य मंदिर और यहाँ तक पवित्र झरने और तालाबों का इनके द्वारा विकास किया गया है। साहित्य कला और स्थापत्य में इनके द्वारा उल्लेखनीय प्रगति हुई है। और करकूट राजवंश का जिक्र राजतरंगिणी यानी जो कल्लड़ है उनके द्वारा रचित जम्मू कश्मीर का इतिहास, जो कि 12वीं शताब्दी है, उसके विस्तार में मिलता है। यानी करकूट राजवंश के द्वारा हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया गया था, और इसके साथ शिव मंदिर, सूर्य मंदिर और इसके साथ पवित्र झरने, तालाबों का इनके द्वारा विकास किया गया था। साहित्य और कला और इसके साथ स्थापत्य में भी काफ़ी इनके द्वारा योगदान दिया गया है। और ज़्यादातर जो करकूट राजवंश है उसका जिक्र जम्मू कश्मीर का इतिहास ज़्यादातर मिलता है वो राजतरंगिणी मिलता है, जो कि कल्लड़ के द्वारा लिखी गई है। और ये जो राजतरंगिणी है वो 12वीं शताब्दी की है, और इसमें इसका पूरी तरीके से विस्तार जो है मिलता है। और इस ग्रंथ के अनुसार करकूट शासकों ने कश्मीर को राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक दृष्टि से एक महान शक्ति में बदला। करकूट वंश के समय बनाए गए कई मंदिरों, झरने आज भी कश्मीरी पंडितों के तीर्थ स्थल माने जाते हैं, जैसे कि मारतंड सूर्य मंदिर जो कि अनंतनाग में है, करकूट नाग आज भी खुदाई में जहाँ पर मूर्तियाँ मिली हैं। यानी कश्मीर में जो ज़्यादातर राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से ज़्यादातर जो योगदान दिया है वो करकूट राजवंश के शासकों ने दिया है। और करकूट राजवंश आज भी कश्मीरी जो पंडित हैं उनके तीर्थ स्थलों के रूप में जाने जाते हैं। और ज़्यादातर जो यहाँ पर बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं वो मारतंड नामक सूर्य मंदिर है जो अनंतनाग में है, और इसके साथ करकूट नाग है जो यहाँ आज भी खुदाई के दौरान जो मूर्तियाँ मिल रही हैं वो झरने इसके आज भी जो है प्रमाण देते हैं। अब करकूट राजवंश से संबंधित एक छोटा सा सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, ललितादित्य मुक्तापीड़ के समय जम्मू कश्मीर का संबंध है वो किन क्षेत्रों से माना जाता है? आपके पास विकल्प हैं तिब्बत और इसके साथ केवल भारत, दक्षिण भारत और अरब जगत। इनका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं बिकॉज ये न्यूज़ पर ही आधारित है और हिस्ट्री भी मैं आपको बता चुका हूँ इसकी। और ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।